प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग बीबीएम के यूजी के तृतीय सेमेस्टर से संबंधित एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। इस कथन को पल्लवित किए करें। अर्थात सुमित्रानंदन पंत किस प्रकार से छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, उसके विषय में चर्चा करनी है। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। गद्य शैली के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु जी ने जिस खड़ी बोली को युग सत्य के रूप में उपस्थित किया था, द्विवेदी जी ने उसी रूप और आकृति को संतुलित व्याकरण दिया। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली को साहित्यिक रूप प्रदान किया था, परंतु भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि थे उन्होंने केवल रचनाओं को रचने में ध्यान दिया था, भाषा के व्याकरण पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया था। और भाषा के व्याकरण संबंधी त्रुटियों को द्विवेदी जी अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दूर किया। अतः उनका काल प्रमुख रूप से कविता काल न होकर गद्य का काल था। वे भाषा शब्द शैली के कुशल कलाविद बनकर आए थे। इन्हीं के युग को स्थूल मान्यताओं के विरोध में सूक्ष्म सौंदर्य का जागरण भाव बनकर छायावाद आया। समाज की रूढ़ मान्यताओं के विरोध में प्रकृति के सुंदर चित्र आए। सामाजिक अनुशासन के आवरण के नीचे से व्यक्ति ने सिर उठाया तथा भाव और भाषा, तथ्य और शिल्प, आदर्श और साधन सभी दृष्टियों से छायावाद द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया बनकर उपस्थित हुआ। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। उनके अनुसार यह विद्रोह उपयोगिता के प्रति भावुकता का, रूढ़ियों के प्रति मानसिक स्वातंत्र्य का और काव्य बंधनों के प्रति स्वच्छंद कल्पना का विद्रोह था। प्रसाद, पंत और निराला इस जागरण के बृहत्तरीय माने जाते हैं। प्रसाद सृष्टा की तरह रहे, पंत ने विष्णु की तरह पालन किया और निराला ने पौरुष के व्रती की तरह इसके अनेक कोमल तंतुओं को झकझोर दिया। पंत की कविता का विषय स्थूल समाज न होकर सूक्ष्म व्यापक प्रकृति बनी। उन्होंने उपयोगिता के पलड़े पर कला को नहीं तोला, अपितु व्यक्ति की भावुकता के उच्छ्वासों से कविता के छंदों की रचना कर स्वच्छंद कल्पना का खुलकर प्रयोग किया। छंदों के बंधन को खोल छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में कवि निराला ने द्विवेदी युग की मान्यताओं का विरोध किया। पंत के गीतों में छंदों के बंधन से मुक्ति नहीं है, लय और यति का निर्वाह सर्वत्र हुआ है और इसी कारण इनकी कविताओं में संगीत योजना भी है। पर निराला की कविताओं की सृष्टि छंद को ध्यान में रखकर नहीं हुई है। उसमें तुकबंदी का प्रयास नहीं, दिमाग पर जोर देकर कविता की रचना करने का प्रयास नहीं, पर अनुभूति के ज्वार को संगीत में छंदों में सहेज देने का प्रयास है। द्विवेदी काल की काव्यधारा सर्वथा शुष्क थी। पंत ने छायावाद युग के कवि के रूप में कविता को हृदय की भावुक अनुभूति कम और दिमाग की कसरत अधिक बन गई थी। छायावाद में इसका समर्थ विरोध हुआ। पंत की कविताएं भाषा के बंधनों से जकड़ी हुई सी नहीं लगती। उनकी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूति है, सजीव हृदय है, संगीत की सरसता है और सहज भावों की हलचल। छायावाद में कविता और गद्य दोनों क्षेत्रों में कोमल सुंदर शब्दों के चुनाव और कुशलतापूर्वक प्रयोग की सफल योजना है। गद्य और पद्य का अंतर स्पष्ट करते हुए एक आलोचक ने कहा है कि पद्य है सुंदर शब्दों का सुंदर ढंग से प्रयोग। पंत की कविता पढ़ने के समय ऐसा लगता है कि सुंदर शब्दों का एक सुंदर नीड़ बन उठा है। उसमें कोमल भावों के विहंग गूंजते रहते हैं। कोमल भावों को व्यक्त करने के हेतु कोमल शब्दों का कालेवर तो चाहिए ही, नहीं तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो उठेगा। पंत की कविताओं में छायावाद की यह विशेषता अत्यधिक प्रबुद्ध है। हिंदी के प्राय सभी आलोचकों ने इन्हें शब्द शिल्पकार की संज्ञा दी है। कुछ आलोचकों के अनुसार छायावाद के तीन प्रमुख पहलू प्रकृति, व्यक्ति और वेदना है। प्रकृति पंत के अनुसार सृजन करने वाली, प्रेरणा और विकास को भावना देने वाली तथा सुख दुख में साथ बनी रहने वाली एक व्यापक सत्ता है। प्रकृति की व्यापक सत्ता कवि पंत के जीवन और उनकी काव्य साधना की प्रेरक प्राणशिखा है। अपने लेखों में भी कवि ने प्रकृति के व्यापक महत्व को स्वीकार किया है। प्रकृति के साहचर्य ने मुझे सौंदर्य, स्वप्न और कल्पना जीवी बना दिया। पंत की प्रकृति सजीव चेतना के ओतप्रोत सौंदर्य और व्यापकता से भरी पूरी, मानवीकरण की भावना से संपन्नित और सौंदर्य प्रसाधन की कोमल लहरों से गतिशील है। छायावाद की अन्य विशेषता है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। पंत के प्रेम सौंदर्य की भावना या चिंतन रेखा नितांत व्यक्तिवादी है। समष्टि के लिए दर्शन उपस्थित करते समय भी पंत का दृष्टिकोण एकदम व्यक्तिवादी है। वे समष्टि के कवि नहीं हैं। इसी कारण कहीं कहीं उनमें अर्थ जटिलता आ जाती है।
दुर्बोधता आ जाती है। व्यक्तिगत दर्शन, चिंतन और अनुभूति से उत्पन्न वह क्लिष्टता भी छायावाद की एक प्रमुख पहचान है। सूक्ष्म अनुभूतियों की साधारणीकरण नहीं हो पाता, फलस्वरूप सभी कविताओं का रसास्वादन नहीं हो पाता। अंतर की जटिलता ग्रंथियों में उलझा हुआ कवि समष्टि के प्रत्यक्ष धरातल पर नहीं उतर पाता। प्रकृति चित्रण, व्यक्तिगत दर्शन और वेदनावाद की दृष्टि से भी पंत छायावाद के प्रतिनिधि कवि ठहरते हैं। छायावाद की मुख्य परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए किसी आलोचक ने व्यक्त किया है, एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि त्रिमयी भाषा मधुरमय कल्पना में मानव एवं प्रकृति के सौंदर्य, आध्यात्मिक सत्ता का भान तथा मानसिक स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। पंत की कविता में हम देख चुके हैं कि सबों का प्रतिनिधित्व करती है, मात्र प्रतिनिधित्व ही नहीं करती अपितु उपरोक्त सारे भावों को प्रचुरता के साथ समेटे हुए है। प्रकृति में मानवीय भावों के आरोप का क्षेत्र हो या चित्रमयी भाषा लाक्षणिक वैचित्र और अप्रस्तुत विधान के द्वारा मानवीय वेदना को व्यक्त करने का क्षेत्र हो, कवि पंत ने प्रत्येक स्थल पर छायावाद की प्रकृतियों का निर्वाह किया है। कोमलता, रमणीयता तथा सौंदर्य में लीन पंत की काव्य प्रतिभा कल्पना के पार बांधकर बादलों के देश में पहुंच जाती है। उन्होंने प्रकृति में सौंदर्य, रमणीयता तथा कोमलता को एक साथ पाया है और उनमें आश्चर्य, आह्लाद एवं आनंद की त्रिवेणी प्राप्त की है। उन्होंने छायावाद के विकास और विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्यवाद।